नमस्कार दोस्तों, अम्बावता क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने एक्टिव पैसिव का एक पार्ट डाल रखा है, आपने शायद उसको देखा होगा। और आज मैं एक्टिव पैसिव का पार्ट सेकंड शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। एक्टिव पैसिव में पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कभी भी अकेले नहीं आती है। थर्ड फॉर्म के साथ में हमेशा सहायक क्रिया यूज की जाती है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था एक्टिव पैसिव के पार्ट फर्स्ट में कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो उसमें हम इज एम आर लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इज सिंगुलर के साथ लिखा जाता है और आर प्लूरल के साथ लिखते हैं और एम आई के साथ में लिखा जाता है। और यदि वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज हो रखा है या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो उस वाक्य में हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज और वर सहायक क्रिया लिखते हैं। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लिखा जाता है और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लिखा जाता है। इसके अलावा यदि सेंटेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी है तो थर्ड फॉर्म हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर के आती है और वो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी हैज, हैव और हैड होती है। हैज, हैव, हैड के साथ में पहले से ही थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव सेंटेंस में ही, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज, हैव, हैड के साथ में बीन लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था। अब अगला रूल है, यदि किसी सेंटेंस में आईएनजी वाली वर्ब का यूज कर रखा है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अब मैं देखिए एक्सप्लेन करता हूं। किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज और वर, ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बोर्ड पर लिखी हैं। इज, एम, आर, वाज, वर यदि किसी सेंटेंस में पहले से एक्टिव सेंटेंस में दे रखे हैं और उनके साथ में कोई वर्ब आएगी तो वो निश्चित रूप से आईएनजी वाली वर्ब होगी। और आईएनजी वाली वर्ब को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे। इज, एम, आर के साथ में इज, एम, आर, वाज और वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। अब जिस सेंटेंस में आईएनजी वाली वर्ब होती है आप इनको नोट कर लीजिए, जिसमें इज, एम, आर, वाज और वर, इनके साथ किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रखी है तो उस सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, उस सेंटेंस में हमें क्या करना है। इज, एम, आर, वाज, वर वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें इज के साथ में बी लगाएंगे और बी के साथ में वर्ब की ये जो आईएनजी लगा हुआ है ये बी में जोड़ देंगे तो ये बीइंग हो जाएगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग और वर बीइंग। बीइंग लगा करके हम इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे प्लस थर्ड फॉर्म। ये करना है किसी आईएनजी वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस करने के लिए हमें इज, एम, आर, वाज और वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई सेंटेंस में दी हुई होगी और उस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में बीइंग वर्ड लगाएंगे। मैंने हैज, हैव, हैड के साथ में बीन वर्ड बताया था और इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई होगी और आईएनजी वाली वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वर्ब का आईएनजी हटाएंगे और आईएनजी बी में जोड़ देंगे और बी का बीइंग हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग या वर बीइंग। ये देखिए इस सेंटेंस में किसी सेंटेंस में इज, एम, आर का वर्ब यूज हमें कैसे करना है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम उसके साथ में इज लिखेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसके साथ में आर लिखेंगे और सब्जेक्ट यदि आई है तो उसके साथ में हम एम लिखेंगे। इन 3 सहायक क्रियाओं का जोड़ा होता है इज, एम, आर। ये जोड़े से आने वाली हेल्पिंग वर्ब है।
इन्हीं में से किसी एक सही क्रिया का यूज हमें पैसिव वॉइस में करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का यूज करना है। ऐसे ही वाज और वर इन दो का जोड़ा होता है। ये सेंटेंस में एक वचन सब्जेक्ट के लिए हम वाज लिखेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हम वर लिखेंगे। ये था हमारा चौथा नियम, रूल नंबर 4 था। और रूल नंबर 4 में हमें क्या करना है, इज एम आर वाज और वर के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म दी हुई होगी और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इज एम आर वाज और वर के साथ में बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखता हूं, देखिए। जैसे शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सी है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। इसमें सी सब्जेक्ट हो गया और सिंग इस वाक्य में वर्ब हो गई और ए सॉन्ग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया। ये आईएनजी वाली फॉर्म है, सिंगिंग लिखा था सर। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये यहां वर्ब लिखी हुई है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है और आईएनजी वाले वर्ब वाले सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आईएनजी हटाना है। ए सॉन्ग, ये तो मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है, इसको हम सी की जगह लिखेंगे और सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग लिखा हुआ है, एक गीत है और एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इजी आ जाएगा इसमें, ये इज का इज लिख देंगे। अब हमारे सामने सिंगिंग लिखा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगी हुई है। हम इसमें से आईएनजी हटाएंगे। आईएनजी इसलिए हटाएंगे क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है और थर्ड फॉर्म की आईएनजी वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी को हटाकर इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। तो आईएनजी को यदि हम हटा दें और यहां हम इसकी थर्ड फॉर्म संग लिख दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस आईएनजी को बी में जोड़ेंगे और बी में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। तो सेंटेंस हो गया ए सॉन्ग इज बीइंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई। अब सी को हम इधर ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और सी का ऑब्जेक्ट मैंने बताया था हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। जब किसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। तो सी को हम बाई लगा करके यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो ये हर हो जाएगा। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा सेंटेंस, यदि इस सेंटेंस में ए सॉन्ग नहीं होता, ए सॉन्ग नहीं होता, यहां सी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स लिखा हुआ होता तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का सॉन्ग्स होता। पहले सॉन्ग लिखा हुआ था वो सिंगुलर था, अब ये सॉन्ग्स हो गया प्लूरल। अब इसको यहां लिखेंगे तो यहां हो जाएगा सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स प्लूरल है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इज एम आर इन तीन का जोड़ा होता है, वाज और वर का जोड़ा होता है। इज एम आर में से हम यहाँ इस सॉन्ग्स को देख करके इज लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए यहां हमें आर लिखना पड़ेगा और आर लिखा जाएगा। आप कहेंगे जी इसमें तो इज लिखा हुआ है, आप इसमें आर लिख रहे हैं। यहाँ सी सब्जेक्ट सिंगुलर था और यहाँ सॉन्ग्स सब्जेक्ट की जगह लिखा है हमने, ये प्लूरल हो गया। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट सॉन्ग्स हो गया, सॉन्ग्स के साथ में आर लिखेंगे। आप कहेंगे जी इसमें वर्ब ही लिख सकते हैं क्या?
तो देखिए इस सेंटेंस में हम वर नहीं लिख सकते, क्योंकि वर यहाँ इज के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब जोड़े से आती हैं उनमें से यूज करना है। अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है, उन्हीं में से यहाँ लिखना है। वर लिखने से टेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ वर नहीं लिखना है, यहाँ हमें आर ही लिखना है। तो सॉन्ग्स आर, अब आईएनजी को हटाना है, आईएनजी हटाएंगे तो बी में जोड़ेंगे और बी में आईएनजी लगा देंगे तो ये बीइंग हो जाएगा। सॉन्ग्स आर बीइंग, अब थर्ड फॉर्म लिखनी है। थर्ड फॉर्म हर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब की फॉर्म याद कर लें, क्योंकि ग्रामर के किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब की फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म के बिना हम किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, घर पर ज्यादा से ज्यादा इनको लर्न करें। तो ये हो गया हमारा सॉन्ग्स आर बीइंग संग हो जाएगा बाई हर। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। देखिए हम इस सेंटेंस को यहां यदि वाज लिखा हुआ होता, जैसे सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, यहां ए सॉन्ग लिखते या ये सेंटेंस होता तो ये सेंटेंस यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट इसमें सी है, वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिंग इसमें वर्ब हो गई और ए सॉन्ग इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में पैसिव बनाएंगे तो ए सॉन्ग पहले आ जाएगा, ए सॉन्ग, अब सॉन्ग एक है इसलिए वाज ही आएगा। वाज के साथ में दूसरी हेल्पिंग वर्ब वर आती है जोड़े के लिए, तो हम यहाँ वाज लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि यहाँ सॉन्ग्स होता तो वर लिख देते, तो सेंटेंस हो जाएगा ए सॉन्ग वाज संग बाई हर। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि इज एम आर वाज और वर के साथ में यदि कोई आईएनजी वाली वर्ब दे रखी है और उस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तो करना ही है, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आईएनजी हटाएंगे मूल वर्ब में से और आईएनजी को हम बी में जोड़ेंगे और बी का बीइंग हो जाएगा। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग और वर्ब बीइंग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मैं अगला सेंटेंस लिखता हूं, जैसे दे वर प्लेइंग हॉकी, ये सेंटेंस है दे वर प्लेइंग हॉकी। इसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म है और आईएनजी वाली फॉर्म वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें आईएनजी को हटाना है और बी में लगाना है, बी का बीइंग बनाना है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट इस वाक्य में दे हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हॉकी है, इसमें वर्ब प्लेइंग है और वर इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। पैसिव वॉइस करेंगे तो इस हॉकी को दे की जगह लिखेंगे और दे को हम हॉकी की जगह लिखेंगे। ऐसा करते हैं एक्टिव से पैसिव में। अब हॉकी को पहले लिखेंगे तो ये हॉकी ही रहेगा। आप कहेंगे जी यहाँ यदि मी होता, हर होता, देम होता तो वो चेंज हो जाते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन होती है तो वो चेंज नहीं होती है। ये हॉकी सिंगुलर नाउन है, हॉकी का हॉकी रहेगा, इसका फुटबॉल नहीं करना है। हॉकी को इधर ले आएंगे तो ये हॉकी होगा। अब यहाँ वर लिखा हुआ है, देखिए हम यहाँ यदि वर लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो हम ये सिंगुलर है, ये यहाँ सब्जेक्ट, तो वर न लिख करके यहाँ वाज लिखा जाएगा क्योंकि वाज और वर में से ही लिखना है। सेंटेंस में वाज और वर जोड़े से आने वाली हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। आप याद रख लीजिए कि इज, एम, आर इन तीन का जोड़ा होता है, वाज और वर का जोड़ा होता है। किसी सेंटेंस में इज लिखा हुआ है और आप उस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर रहे हो तो उसमें आपको एम, आर या इज में से ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। और किसी सेंटेंस में यदि वाज लिखा हुआ है और उस सेंटेंस को पैसिव में हम चेंज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में आप वाज भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार और पैसिव में वर लिख सकते हैं सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ हमें हॉकी के साथ में वर नहीं लिखना है,
वर्ब गलत हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, वाज लिखेंगे। तो होकी वाज, अब ये आईएनजी वाली फॉर्म है। अब आईएनजी को हटाना है क्योंकि प्ले की थर्ड फॉर्म बनानी है। जब तक आईएनजी को नहीं हटाएंगे प्ले की थर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। तो आईएनजी हटाएंगे तो ये बी में लगाएंगे, तो इसका बीइंग कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं वाक्य का मीनिंग चेंज नहीं हो। तो होकी वाज बीइंग, अब हमारे पास में आईएनजी हट करके ये बी में लग गया। अब बच गया प्ले। अब प्ले की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हम कर देंगे होकी वाज बीइंग प्लेड बाई। अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले लेंगे, ये सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन है, तो यहाँ इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो देकर देम हो जाएगा। ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया, होकी वाज बीइंग प्लेड बाई देम। एक सेंटेंस और लिखता हूं, he is playing हारमोनियम। देखना कंटिन्यूअस टेंस में ही है वाक्य, सब्जेक्ट इस वाक्य में ही लिखा हुआ है, ये इसमें इज लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग इस वाक्य में वर्ब लिखा हुआ है, हारमोनियम इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, यहां प्रीपोजिशन आएगी ही इज प्लेइंग अपॉन हारमोनियम होता है या ऑन हारमोनियम होता है। यहां प्ले के साथ में प्रीपोजिशन लिखना है क्योंकि यहां वर्ब का मतलब खेलना नहीं है। इस सेंटेंस में प्ले का मतलब खेलना था, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, और प्ले का मतलब नाटक भी होता है। तो यहाँ हारमोनियम बजा रहा है, ये सेंस है, अतः हम प्लेइंग हारमोनियम नहीं लिखेंगे, प्लेइंग अपॉन हारमोनियम होगा या प्लेइंग ऑन हारमोनियम होगा। प्ले ऑन हारमोनियम होता है, प्लेइंग क्रिकेट होता है, प्लेइंग ऑन क्रिकेट नहीं होता। हाँ, प्ले एट कार्ड्स जरूर होता है, कार्ड्स के पहले एट प्रीपोजिशन लिखेंगे, जैसे इज प्लेइंग एट कार्ड्स, यहाँ कार्ड्स के पहले हमें एट प्रीपोजिशन लिखनी है, प्रीपोजिशन आती है। वैसे किसी खेल के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग एट क्रिकेट गलत होता है, आई एम प्लेइंग एट कार्ड्स, यहाँ एट प्रीपोजिशन लिखनी होती है, कार्ड्स के पहले एट प्रीपोजिशन यूज होता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ही इज प्लेइंग अपॉन हारमोनियम। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब इसमें प्लेइंग हो गई, ऑब्जेक्ट हारमोनियम हो गया। अब हारमोनियम इधर लाएंगे तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम करेगा हारमोनियम। हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम एक वाद्य यंत्र होता है, हारमोनियम बजाने का यंत्र होता है, हारमोनियम सिंगुलर है, हारमोनियम के साथ में इज आएगा, हारमोनियम के साथ में वाज ही आएगा, हारमोनियम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ हम इजी लिख देंगे। तो हारमोनियम इज, अब ये आईएनजी हटाना है हमें, पहले के साथ लगा हुआ है, आईएनजी हटाएंगे तो ये बी में जुड़ेगा, तो बी में जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये इज बीइंग, हारमोनियम इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म हमें लिख देनी है, हारमोनियम इज बीइंग प्लेड। अब हमें इसके साथ में ये प्रीपोजिशन लिखनी होगी क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन वाला वर्ड है, अपॉन प्रीपोजिशन आएगी नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा। तो हारमोनियम इज बीइंग प्लेड अपॉन, अब बाई लगाना है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो देखिए आपको एक्टिव से पैसिव में यदि इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ में आईएनजी दिया हुआ है तो आप उसमें बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो बीइंग नोट के बाद में लगाना है, और यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले लिखनी है और सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगाना है। मैं सेंटेंस लिखता हूं, नेगेटिव सेंटेंस बोर्ड पर लिखता हूं। जैसे ये सेंटेंस है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट हो गया सी, इसमें वर्ब कुकिंग हो गई और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में
फूड हो गया, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा हुआ है। हम फूड को इधर लाएंगे सी की जगह, तो ये हो जाएगा फूड। फूड सिंगुलर होता है, वर्क सिंगुलर होता है, मैंने बताया था। सीनरी सिंगुलर होता है, स्टेशनरी सिंगुलर नाउन होती है, क्रोकरी सिंगुलर नाउन होती है। सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। पोइट्री सिंगुलर होता है, प्रोज वर्ड सिंगुलर होता है, ये इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। फूड का फूड्स नहीं होता है, फूड के साथ में एक वचन सही क्रिया का यूज ही किया जाएगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा फूड इज। अब हमें ये नोट लिखा हुआ है, आप याद रख लीजिए। इस नोट को हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही लिखेंगे, पहले हम बीइंग नहीं लगाएंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। तो फूड इज नोट, अब हमें बीइंग लगाना है, अब बी लगा करके ये आईएनजी इसमें जोड़ देंगे और इसका हो जाएगा फूड इज नॉट बीइंग। थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी कुक्ड बाई। अब सी का इधर आएंगे तो इसी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ये इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा हुआ है तो हमें नोट कहाँ लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखना है और बीइंग से पहले लिखना है। ये ध्यान रखना है। यहाँ फूड इज बीइंग नोट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, इस बीइंग को थर्ड फॉर्म के ठीक पहले लिखना है। ये सेंटेंस नेगेटिव था। अब मैं एक सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस लिखता हूं। प्रश्नवाचक सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जैसे वाही आर यू मेकिंग ए नॉइज, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आईएनजी वाला सेंटेंस है और आईएनजी वाले सेंटेंस में पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, हमें आईएनजी को हटाना है, बी में जोड़ना है और बी का बीइंग करना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हो गया, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ए नॉइज हो गया, इस सेंटेंस में मेकिंग वर्ब हो गई। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए ये WH वर्ड लिखा हुआ है। याद रखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, या कठिन प्रश्नवाचक जिनको हार्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक सिंपल प्रश्नवाचक होता है जिसे साधारण प्रश्नवाचक कहा जाता है। याद रखिए कठिन प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे वाट से शुरू हो, वाट है, वाई है, वेन, विच, वेयर, हु, हुज, whom, how many, how far, how long, how old, how year, how much, ये WH वर्ड होते हैं। मैं इनको बोर्ड पर भी लिखूंगा, आप नोट कर लेना। WH वर्ड से मैं इनका एक अलग मिसलेनियस सेंटेंस जब करवाऊंगा एक्टिव से पैसिव के, तो उसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि WH वर्ड कौन से होते हैं और उनसे बनने वाले WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ये हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे। ये WH वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। प्रश्नवाचक सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होता है, इज एम आर से शुरू होता है, वाज वर से शुरू होता है, डू डज डिड से शुरू होता है, शैल विल शुड वुड से शुरू होता है, कैन कुड मे माइट मस्ट से भी प्रश्नवाचक शुरू होता है, हैज हैव हैड से शुरू होते हैं। तो वो सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाता है वो साधारण प्रश्नवाचक होता है, और जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो में न दिया जा करके अन्य किसी शब्दों में दिया जाता है वो कठिन प्रश्नवाचक होता है। ये सेंटेंस बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये कठिन प्रश्नवाचक वाक्य है। ऐसे प्रश्नवाचक को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है, WH वर्ड जहां है उसको वहीं रखना है, उसको हमें चेंज नहीं करना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है लेकिन उसकी जगह चेंज नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब हमें WH वर्ड के बाद में ही लिखनी है, जहां है वहीं लिखनी है। हाँ, ये हो सकता है इस सेंटेंस में आर लिखा हुआ है, हो सकता है हम यहाँ पैसिव में चेंज करेंगे तो इज लिख दें, एम लिख दें, लेकिन इसकी जगह WH के तुरंत बाद ही लिखनी होगी। ये सेंटेंस हार्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस था। मैंने बताया वाई लिखा हुआ है, या व्हाट होता, विच होता, वेयर होता, हु, हुज, हुम होता, हाउ मेनी, हाउ फार होता, तो ये WH वर्ड होता है और इनको हम पैसिव वॉइस में जहां है वहीं रखेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे।
इस सेंटेंस की पैसिव क्या होगी, सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। अब इस सेंटेंस में देखिए ये यू लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अब इस नॉइज को यू की जगह लाएंगे और यू को ए नॉइज की जगह ले जाएंगे। अब ये नॉइज वर्ड है, इस इधर आते ही जैसे ए नॉइज लिखा हुआ है तो नॉइज सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आर नहीं आएगा, तो यहाँ हमें इज लिखना है। आप कहेंगे जी यहाँ आर लिखा हुआ था और आपने यहाँ इज क्यों लिख दिया। देखिए मैंने आर यू के साथ लिख रखा था, यू प्लूरल माना जाता है, यद्यपि यू सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह से भी यूज होता है और यू प्लूरल के लिए भी यूज होता है, यू सबके लिए भी यूज होता है और यू एक के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा बहुवचन की ही यूज होती हैं। इसके साथ में प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। यू के साथ में आर होता है, यू के साथ में वर्ब होता है, यू के साथ में डू होता है, यू के साथ में हैव होता है, यू के साथ में डज नहीं होता है, यू के साथ इज नहीं लिखेंगे, यू के साथ हैज नहीं लिखेंगे। तो यू के साथ में तो यहाँ आर था, अब यू तो यहाँ से गया, यू कहाँ चला गया, यू चला गया ए नॉइज की जगह, ए नॉइज पहले आ गया तो यहाँ इज लिखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये आईएनजी वाली फॉर्म है। अब इस आईएनजी को हटाएंगे और आईएनजी को हटा करके बी में जोड़ेंगे और बी में जोड़ करके ये हो जाएगा बीइंग। तो वाई इज ए नॉइज बीइंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाई। अब यू को इधर ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो ये यू ही रहेगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि एक्टिव में सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो पैसिव में ही भी प्रश्नवाचक रखना है। एक्टिव में यदि WH वर्ड शुरू में है तो पैसिव में भी WH शुरू में ही रहेगा। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि एक्टिव का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेकिन पैसिव में यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है। जैसे इस सेंटेंस में यू के साथ तो आर था, लेकिन यू की जगह हम ए नॉइज लिख रहे हैं तो ए नॉइज सिंगुलर है, इसलिए आर ना करके इज लिखा जाएगा। सेंटेंस हो गया, वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू। अब आप कहेंगे जी ये बीइंग यहाँ इज के बाद में क्यों नहीं लगाया। देखिए यहाँ बीइंग इज के बाद में नहीं लगेगा, क्योंकि इज के बाद में यदि हम बीइंग लिख देते हैं, यहाँ बीइंग लिख देते हैं, तो बीइंग लिखते ही हमें मेड थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो थर्ड फॉर्म में यदि लिख देंगे तो फिर यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, इसलिए वाक्य गलत हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, WH वर्ड पहले आ जाएगा तो वाई इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू, ये होगा इस सेंटेंस का प्रश्नवाचक सेंटेंस की पैसिव वॉइस। तो ये देखिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, सेकंड वाले वाक्य को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, हैज हैव हैड के साथ में थर्ड फॉर्म होती है तो उसको पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, ये मैंने एक्टिव और पैसिव के पार्ट फर्स्ट में अच्छी तरह से समझा दिया था। आज पार्ट सेकंड में मैंने आपको इज एम आर और वाज वर वाले वाक्य को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इनके साथ में बीइंग लगाया जाता है, इसके साथ में बीइंग लिखकर थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक वाक्य में बीइंग कहाँ लिखा जाता है, यदि सिंपल प्रश्नवाचक है तो इज एम आर वाज या वर सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। यदि कठिन प्रश्नवाचक है तो इज एम आर वाज या वर WH वर्ड के बाद में लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद में बीइंग लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। देखिए साथियों, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस यदि आप बार बार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। वीडियो को बार बार देखेंगे तो सुनने से अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आपका काम इतना ही है कि वर्ब की फॉर्म याद कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। इसमें आप एक्टिव पैसिव अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, टेंसेस भी पढ़ लेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उस टॉपिक में भी आपको ये वर्ब की फॉर्म याद करनी है। और मॉडल्स वाले वाक्य हैं उनको पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी होती है। आता है आप वर्ब की फॉर्म याद करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ये मेरा पार्ट सेकंड था एक्टिव पैसिव इसका। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं आपको बता देता हूं कि मेरा जो टेलीग्राम ऐप है उसमें अंबावता क्लासेस ज्वाइन करें और वहां नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं, मैंने डाल रखी है।
प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने उनके आंसर भी लिख रखे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।